एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpedia.com पे। तो गाइज आज फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए टेस्ट का सॉल्यूशन लेके, जो टेस्ट आपके लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराया गया था। तो आई होप सो सब आप वेट कर रहे होंगे देखने के लिए कि क्या थे आपके सही आंसर्स और क्या थे उन क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट, प्लस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। अच्छा, अगर आप कोई नया बच्चा हमारे सेशन देख रहा है तो बच्चों हम हमारा टेस्ट एवरी संडे एट 5 PM व्हाट्सएप पे कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको अपने साथ फ्री में एनरोल कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम। जो क्लास में यानी कि कक्षा में आपके जो आप लिंग में भेदभाव करते हैं बच्चों के बीच में, उनमें से क्या ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। इससे बच्चे की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, कहीं भी अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो बच्चे के परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप लड़कों को ज्यादा फेवर कर रहे हो या लड़कियों को ज्यादा फेवर कर रहे हो, जो दूसरा ग्रुप है हमेशा उसके लर्निंग पर, उसके डेवलपमेंट पे फर्क जरूर पड़ेगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी, इसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस या एफर्ट जो है वो कम हो सकते हैं। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपनी क्लास में भेदभाव करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जाती है कि कहीं ना कहीं मुझे पीछे रखा जा रहा है। और जब भी बच्चों को ऐसा महसूस होगा कि हम पीछे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके एफर्ट्स पर, जो भी चीजें हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बच्चों होगा ऑप्शन बी, कि छात्रों के प्रयास या प्रदर्शन में कमी आ सकती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, जिस भी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, वहां पर मैं आपका जवाब दे दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A lot of debate surrounds whether girls and boys have specific set of abilities due to their genetic material. Which one of the following are you most likely to agree with this context? हमेशा ना कुछ बातें बोली जाती हैं बच्चों को लेके कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की है तो वो जिस हिसाब से बना है, मतलब लड़कियों के लिए स्पेसिफिक ये काम है या फिर लड़कों के लिए स्पेसिफिक ये काम है, तो इस हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी सिचुएशन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बी केयरिंग व्हाइल बॉयज आर डिस्करेज्ड टू शो इमोशंस सच एज क्राइम। हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि तुम सबकी केयर करो, भाई बहनों की देखभाल करो, घर की देखभाल करो, और जो लड़के हैं उन्हें बोला जाता है अरे तुम लड़के हो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा ना हमारे घरों में, परिवार में, कल्चर, सोसाइटी, हर जगह ना ये चीज चलती आ रही है कि लड़का अगर रो रहा है, अरे लड़के भी रोते हैं क्या, पागल है क्या, लड़कियां रोती हैं, तू क्यों रो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेट बैठता है हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से, कि लड़कियां जो है केयरिंग होती है और लड़के कभी भी रोते नहीं है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उनमें से कोई बेटर तो नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, कई बार ना जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर ना आपको बेटर से बेटर अपना ऑप्शन ढूंढना होता है, यानी कि जो सबसे अच्छा, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको टिक करके आना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं कि जब बच्चे प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, यानी कि जब किशोरावस्था के बाद बॉयज और जो गर्ल्स है वो आपस में खेल नहीं सकते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस स्टेटमेंट से तो ये रिलेट नहीं करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि सारी जो गर्ल्स है उनको पहले से ही आर्ट, उनके अंदर टैलेंट होता है, बल्कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर पहले से ही स्पोर्ट्स होता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो इन सब में बिल्कुल बेस्ट है, और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है कि लड़के तो बने ही ऐसे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सब बच्चे बताएंगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ सब मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे या फिर आपको किस क्वेश्चन में कौन से प्रॉब्लम आई थी। मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन आप में से 3 या 4 ही बच्चे हैं जो शायद मेरी बात सुनते हैं, बाकी बच्चा तो कोई बात सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है एटलीस्ट वो तो रिप्लाई करेंगे कि उनका कौन सा क्वेश्चन गलत था, प्लस उनके क्वेश्चन में क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया जिसकी वजह से वो गलत हुआ, ताकि मुझे थोड़ी सी क्लियरेंस हो कि आपको कहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। सबसे पहले तो यहाँ को एजुकेशन का मतलब पता होगा आप सबको। को एजुकेशन यानी कि कोएड, जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही साथ में एजुकेशन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कोएड सिस्टम। ठीक है। अब एक ऐसा स्कूल जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ती हैं, तो वहां पर एज अ टीचर आप बोल रहे हो ना कि लड़के रहो, लड़के मतलब कि लड़कों की तरह रहो, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो यहाँ पर टीचर की बात से आपको क्या पता चलता है? ऑप्शन ए कि टीचर जो है कास्ट में भेदभाव कर रही है, और ये तो गलत हो गया, कास्ट में तो भेदभाव नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है लड़के और लड़कियों से डील करने का। भाई ये कौन सा उदाहरण हुआ जहाँ पे तुम बोल रहे हो लड़के हो लड़के की तरह रहो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। ऑप्शन सी है कि यहाँ से टीचर के ना रूढ़िवाद यानी कि स्टीरियोटाइपिकल सोच के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से वो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करती है। तो यस, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा बच्चों ऑप्शन सी, कि लड़कों और लड़कियों के बीच में भेदभाव के रूढ़िवादी व्यवहार को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास कंप्लेन्स ऑफ बीइंग टीज्ड बाय अ मेल क्लासमेट। आपकी क्लास में एक लड़की है जो कि आपके पास आके कंप्लेंट करती है कि मुझे मेरे साथ में जो एक बच्चा है, जो एक लड़का है, उसने मुझे परेशान किया है। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। रूपल है हमारी क्लास में, ये रूपल के पास बच्चे ने आके कंप्लेंट करी, तो बताइए रूपल क्या करेगी जब बच्चा कोई कंप्लेंट करेगा उसके पास आके? ठीक है, चलिए। सबसे पहले कि रूपल बोलेगी उसके पेरेंट्स को, मतलब कि जिसने गलती करी है उसके पेरेंट्स को बोलेगी कि आप ना अपने बच्चे को समझाइए, देखिए वो क्या कर रहा है। ठीक है। देखिए पेरेंट को क्या समझाने से सिर्फ बच्चे को चीजें समझ आ जाएंगी, एज अ टीचर क्या आपको कोई एक्शन नहीं लेना? तो चलिए रूपल तो ये चीज नहीं करेगी, क्योंकि जो रूपल है वो एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है, वो एकदम बेस्ट स्टेप उठाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी कि वो उसकी कंप्लेन को इग्नोर कर देगी। अब जो एक अच्छा टीचर होगा वो बच्चों की समस्याओं का समाधान जरूर निकालेगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि वो लड़की की कंप्लेंट को सुनेगी और लड़के ने जो ये गलती करी है उसकी निंदा करेगी, यानी उसे डांटेगी या समझाएगी कि देखो तुमने ये बहुत गलत किया है, और उसको वार्न करेगी रूपल कि अगर आगे से तुमने ये करा तो देखना अच्छा नहीं होगा, ये स्पेसिफिक तुम्हें ये पनिशमेंट दूंगी। और फिर वो उन बच्चों को जो है जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ाएगी कि आपको जो है समान रूप से एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, दूसरे लिंग की, दूसरे जेंडर की, या फिर जो आपके अपोजिट बच्चा है उसका आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। ठीक है। तो यस, रूपल हमारी बहुत अच्छी टीचर है। तो रूपल ये सारी चीजें करेगी कि वो कंप्लेंट सुनेगी, उसको डांटेगी यानी कि उसको समझाएगी बच्चे को तुमने गलत किया है, और फिर आगे बच्चों को ये चीज भी सिखाएगी कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो यस, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कि लड़की को उसकी शिकायत के संज्ञान का आश्वासन दे, इस तरह के व्यवहार की निंदा करे, उसे भविष्य में इसी तरह के व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दे और लिंग संवेदनशीलता सिखाए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज बाय। मास्टरी ओरिएंटेशन इसका मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे को स्पेसिफिक किसी भी विशेष सब्जेक्ट में, किसी भी विशेष जगह पर उसको बहुत ही बेहतर तरीके से नॉलेज हो जाए, उसके सारे कॉन्सेप्ट एकदम फट क्लियर हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे मास्टरी करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अपने एक और बच्चे का। हमारे क्लास में एक और बच्चे हैं अरविंद। तो अरविंद क्या करेंगे अगर वो चाहते हैं कि उनकी क्लास में बच्चों के अंदर जो है महारत हासिल हो जाए उनके सब्जेक्ट्स में? तो अरविंद सबसे पहले ये ऑप्शन है कि वो हर बच्चे के अलग अलग एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे। यस, ये हो सकता है, क्योंकि जब भी आप हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप उसको स्पेसिफिकली जाके गाइड कर सकते हैं कि देखिए आप यहाँ पर गलत है, आप यहाँ पर सही है, आप इस काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यस, अरविंद ये कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं कि क्या कोई और बेहतर तरीका है अरविंद के पास क्या, या फिर यही होगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है कि अरविंद बाकी बच्चों के साथ जो है उनको कंपेयर करेंगे। देखिए आपस में कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर मास्टरी कैसे आएगी? उनके अंदर तो थोड़ी वजह, अरे भाई ये तो मेरे से आगे निकल गया, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा इससे आगे निकलने के लिए। तो यहाँ ना
मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में फिट नहीं बैठा ये ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं अरविंद क्या करेंगे। अरविंद बोलेंगे कि आप घर से बहुत सारा असाइनमेंट करके लाइए ताकि एकदम सब्जेक्ट जो है रट जाए, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए आपका। लेकिन देखिए अरविंद तो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो अरविंद ये भी नहीं करेंगे कि भाई होमवर्क में दे दिया, आप तुम्हें घर से याद करके आना है, मेरी तो मेहनत कम हो गई, बाकी भाई तुम्हारी सारी मेहनत। तो अरविंद ये भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि अरविंद कभी भी टेस्ट ले लेंगे। देखो कभी भी टेस्ट ले लिया, चलो सरप्राइज टेस्ट ले लिया, अब बच्चा अगला तैयार ही नहीं है कॉन्सेप्ट के लिए, तो मास्टरी कहाँ से होएगी, ये भी नहीं करेंगे अरविंद। तो यानी कि जो सबसे बढ़िया आंसर था हमारा वो था हमारा ऑप्शन ए, कि हर बच्चे के इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे के अंदर मास्टरी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। Two students read the same passage yet construct entirely different interpretations of its meaning. Which of the following is true about them? दो बच्चों ने एक ही पैराग्राफ को पढ़ा लेकिन दोनों ने उसका थोड़ा थोड़ा या फिर कह रहे आप पूरे तरीके से अलग मतलब निकाल दिया। तो आप बताइए जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सबसे सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चों को कहिए कि चलिए दोबारा से अपने पैसेज पढ़िए। अब क्यों नहीं हो सकता भाई, अब कोई किसी स्टोरी को किस तरीके से समझ रहा है। अब जैसे सपोज मान लो आपका एक केस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था मतलब फिलहाल, कि जहाँ पर डिलीवरी बॉय कामराज के खिलाफ जो है उसने एक लेडी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसका शायद हर्षा करके कुछ नेम था, उन्होंने कंप्लेंट करी कि जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने आके मेरे ऊपर हमला किया। अब देखिए कुछ लोगों ने स्टोरी को किस तरीके से समझा कि नहीं ये लड़की सच बोल रही है, उसने ज़रूर ऐसा किया होगा डिलीवरी बॉय ने। लेकिन कुछ लोगों ने स्टोरी को कैसे समझा कि लड़की शायद झूठ बोल रही है, वो इतना इनोसेंट है, उसकी हमेशा से रेटिंग अच्छी रही है। तो क्या हुआ, सेम स्टोरी को लोगों ने दो अलग अलग तरीके से समझा, तो ये पॉसिबल था ना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए पॉसिबल है। अगला है कि ये पॉसिबल है क्योंकि टीचर ने इन्होंने चीज समझाई नहीं। अगर टीचर ने ये चीज नहीं समझाई तो क्या बच्चों में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो खुद से चीजें समझ सके, बच्चे के अंदर अपने भी इतनी समझ होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, चलिए, कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, अलग अलग रूप से वो सीखता है। ये सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो अभी देखो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था ना हर्षा वाला, कामराज वाला, उसमें क्या हुआ था कि हर इंसान का जो लर्निंग है, हर इंसान का मेंटल दिमाग जो है वो अलग अलग रूप से चलता है, इसलिए लोगों ने उस कहानी को अलग अलग तरीके से समझा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल सेम बात कर रहा है कि जब भी कोई इंसान लर्निंग करता है तो अलग अलग फैक्टर जो है, अलग अलग कारक है जो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से उनके समझने में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक चीज और, मैं ना एक दो बार पहले भी क्लास में बोल चुकी हूँ कि जब भी टेस्ट की वीडियो आती है इसको पूरा देखा करो, लेकिन बच्चों की आदत क्या है, जो उनके स्पेसिफिक आंसर्स गलत होते हैं हाई स्पीड पे करेंगे वीडियो को और फटाफट जो अपना गलत है वो देख के साइड हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला है हमेशा, रिवीजन है मकसद, रिवीजन नहीं होएगी तो इस टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है आप सबके लिए। खाली ये चेक करना कि मेरा स्कोर कितना है। अरे मेरे को 20 में से 18 क्वेश्चन आते थे, मेरे को 20 में से 17 क्वेश्चन आते थे। आज जो ये 17 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 4 दिन बाद आपके दिमाग से धुल सकते हैं। क्यों धुलेंगे? क्योंकि रिवीजन नहीं हो रही। तो बार बार रिवीजन करना है, इसलिए ही बोलती हूँ पूरे टेस्ट की वीडियो देखा करो, देखा करो, देखा करो। लेकिन आपको क्या है ना, जो चीज़ें एडवाइस करते हैं ना, आपको उनमें से जो अच्छी लगती है आप बस वही लेते हैं। तो आपको ना प्लीज़ जो चीज़ बोली जाती है फॉलो करो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करने में आगे जाके आप सबके काम आएगी। यही एक जो टेक्निक है, सारे जितने एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो ये चीज़ अपनाते हैं। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है आपको एडवाइस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following provision is not suitable to meet individual difference among learner? इन सब में से आप क्या नहीं करेंगे जिसके हिसाब से आप बच्चों के अंदर जो डिफरेंस है उनके हिसाब से कम कर सके। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि आप उनकी जो एबिलिटीज क्षमताएं हैं उनको असेस करेंगे। ऑप्शन बी, अच्छा ठीक है एक सेकेंड,
7 में पूछा गया कि आप क्या नहीं करेंगे, ठीक है, कि अगर आपको इंडिविजुअल आपके क्लास में से बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो इनमें से आप क्या चीज़ें नहीं करेंगे उनके लिए। सबसे पहला, क्या आप उनको असेस करेंगे। देखो असेस तो करना है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अगला है कि आप उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग सुविधाएं प्रकार वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। तीसरा है, आप उनको लेवल कर देंगे। तुम होशियार हो, तुम बुद्धू हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम क्रिएटिव हो। अगर इस तरीके से आपने लेवल कर दिया तो आपने फिर क्या काम करा बच्चों के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हुए भी उनको एक रूप से इकट्ठा करने के लिए, उनके लर्निंग को डेवलप करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप उनको लेबल नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, ये तो राइट आंसर है, इसका क्रॉस लग गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, जो बच्चा भावनात्मक रूप से प्रेरित है उसके अंदर क्या क्वालिटी आएगी। एक, उसे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव होगा, मतलब हर बात को ना बढ़ा चढ़ा के, गुस्सा आया तो मतलब गुस्सा ही पारा चढ़ गया। देखो ऐसा तो नहीं है। जो इमोशनली मोटिवेटेड होगा ना, यानी वो थोड़ा सा बैलेंस होगा, इमोशंस पे अपनी कंट्रोल रख पाएगा। तो इमोशनली मोटिवेटेड कौन होते हैं बच्चों, जो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं, जो अपने आप पर बैलेंस यानी कि अपने आप को ये जो है नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगला है कि इंट्रोवर्ट होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बैलेंस अपने वे में अपने विचारों को ये एक दूसरे के सामने रखेंगे। यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, Rajesh is a voracious reader. Apart from studying his course book, he often goes to library and read books on diverse topics. Rajesh does his project even in the lunch break. He does not need prompting by his teacher or parents to study for the test and seems to truly enjoy learning. आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक बच्चा है राजेश, जो जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी बुक्स जो है बैठ के पढ़ता रहता है, माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता, पढ़ लो पढ़ लो, लंच ब्रेक में भी पढ़ता है, टेस्ट आने से पहले ही पढ़ लेता है। तो यहाँ पर बताइए कि वो बच्चा कैसा है। राजेश यहाँ पर जो है फास्ट सेंटर लर्नर है, टीचर मोटिवेटेड लर्नर है, असेसमेंट सेंटर लर्नर है, या इंटरेस्टिंगली मोटिवेटेड लर्नर, यानी कि अंतर रूप से जो है वो बच्चा मोटिवेटेड है। अब देखिए यहाँ पर जो राजेश है वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पसंद है, उसे किसी और के बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बच्चा अपने अंदर से प्रेरित होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और जहाँ पर बच्चा बाह्य रूप से होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी कि अंतर रूप से, और ये इंट्रिंसिक यानी कि बाह्य रूप से। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। आगे बढ़े यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, इवन दो दिस वाज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ ए सेफ्टी नीड, कैप्शन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर व्हाइल प्रोटेक्टिंग कंट्री। अब आपको पता होगा विक्रम बत्रा की कहानी, कि उनको पता था कि अगर वो जंग में जाके लड़ेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब उनकी डेथ हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी नीड के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी कैप्टन बत्रा गए, कारगिल वॉर में उन्होंने लड़ाई करी और फिर वो उनको वहां पर शहादत हासिल हुई, यानी कि वो शहीद हो गए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कैप्टन बत्रा ने यहाँ पर ये क्यों किया। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड से आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपकी मैस्लो की हायरार्कियल नीड से। ठीक है, तो वहां पर देखिए सेफ्टी नीड को तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जहां पर बात हुई कि विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वहां पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से मतलब एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ मेरे जीवन का मतलब ये था, मुझे मेरे जीवन में जितनी भी चीज़ें प्राप्त करनी थी वो इन सब का निचोड़ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर बोला गया कि इनमें से बताइए ऐसे कौन से थ्योरिस्ट हैं जिनके हिसाब से बच्चा पढ़ता है बहुत ज़्यादा ताकि उसकी खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके।
अब देखिए, जब भी हम काम करते हैं किसी चीज के लिए, अपने बेसिक चीजों को अर्न करने के लिए, हम काम करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, हम कुछ चीजें करते हैं लव या बिलोंगिंगनेस को लिए, या फिर हम कुछ चीजें करते हैं सेल्फ एस्टीम के लिए, ये सारी किस में आती है? ये सब आती है मैस्लो की हायरार्किकल थ्योरी में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो गया कि यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर हुई है मैस्लो की बात। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। आपको मैंने मोटिवेशन की साइकिल पढ़ाई थी, यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको उसके सीक्वेंस में डालना है कि बताइए कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो मैं आपको सीधा सीक्वेंस बता देती हूँ, तो समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी, कि सबसे पहले आपको कोई जरूरत होगी, नीड होगी, फिर उसके लिए आपके अंदर उत्तेजना आएगी, मतलब मुझे चीज करनी है, फिर वो चीज और ज्यादा बढ़ेगी, फिर आप उसके लिए काम करने के लिए कुछ चीज करेंगे, फिर आप वो चीज अचीव कर लेंगे, और जब वो चीज आप अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर वो उस उत्तेजना की शांति हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो किससे रिलेट करती है? सबसे पहले मतलब समझना, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब कि सपोज मान लो ये एरिया है जितने में कोई इंसान सोच सकता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन जब आप इस बॉक्स से बाहर सोचते हैं, यानी आप क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं, तो जहां पर भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज आती है हमेशा बच्चों डाइवर्जेंट, यानी कि अलग सोच में, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ये चीज आती है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर जो दूसरी थिंकिंग थी वो कौन सी थी? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा? अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स में रह के सोचे तो वो कहलाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अगर कोई पर्सन इस आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो वो कहलाता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चंस एनकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीजंस फॉर द सेम। आप बताइए ऐसे क्वेश्चन जहां पर बच्चा जो है अपना मत दे, अपना ओपिनियन दे और बताए कि ये चीज क्यों हुई, तो वहां पर बच्चा कैसे थिंकिंग कर रहा है? बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, या फिर बच्चा सिंपली चीजों को रिकॉल कर रहा है, बच्चा यहाँ पर असेसमेंट कर रहा है, या फिर बच्चा यहाँ पर एनालिटिकल और क्रिटिकल तरीके से सोच रहा है? क्लियर है? देखिए, ऑप्शन ए में तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर बस एक सॉल्यूशन बताता है, और यहाँ पर बस एक सॉल्यूशन नहीं बता रहा, बच्चा प्रॉपर चीज को समझ रहा है और उसके हिसाब से रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा रिकॉल भी नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर असेसमेंट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, बच्चा पहले एनालाइज कर रहा है, एनालाइज यानी कि विश्लेषण कर रहा है, चीज़ों को डिवाइड कर रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसके बारे में वो बहुत ध्यान से सोचेगा और फिर उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, ये चीज़ क्यों हुई, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, उनके पीछे के कारणों को वो ढूंढेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर बच्चा विश्लेषण तरीके से महत्वपूर्ण सोच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, कि क्रिएटिविटी क्या होती है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि अपना ओरिजिनल कोई चीज सोचना और कुछ ऐसा सोचना जिसमें आपके डाइवर्जेंट सॉल्यूशन निकले, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन निकले। देखिए, हमें पहले ऑप्शन में ही अपना आंसर मिल गया, क्योंकि क्रिएटिविटी में आप हमेशा जो भी चीज़ बनाते हैं वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की खपत होती है, आपके दिमाग से निकली हुई चीज़ है, तो वो क्या होगी, ओरिजिनल होगी। प्लस मैंने आपको क्या बताया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के अंदर आती है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आंसर भी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटेस्ट डिटरेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज। अगर किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसके आगे सबसे बड़ी रुकावट क्या साबित होगी? ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए है कि जब अडल्ट, जब बड़े बार बार बोले कि देखो ये तुमने गलत किया है, इसको बिल्कुल परफेक्ट करो, या फिर तुमको इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म करना है, तो ये होगा। ऑप्शन बी, कि जहाँ पर बड़ा अडल्ट ही फेल हो जाए। ऑप्शन सी, कि बच्चे में खुद में विलिंगनेस नहीं है। ऑप्शन डी, उसका जल्दी से ध्यान हट जाता है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना वो होगा ये,
जहाँ पर पेरेंट्स हमेशा या टीचर हमेशा बच्चों से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देती है कि देखो इसके हिसाब से करो, इसके हिसाब से करो। मतलब वो ना अपने हिसाब से सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बच्चे के लेवल के हिसाब से क्या चीज़ बिल्कुल सही होगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चनेयर जो मेथड होता है पर्सनालिटी को नापने का, मेजर करने का, उसमें जब आप यस और नो में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चनेयर कौन सा होगा? ये तो बहुत ही आसान है। जहां पर भी आपको सिंपल यस नो, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर जैसी कुछ भी चीजें पूछी जाए वो हमेशा होता है बच्चों क्लोज्ड यानी कि बंद प्रश्नावली। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जो है एक मुट्ठी के अंदर बंद है कोई चीज, उसके अंदर उनको आंसर करना है। मतलब कि उनको ज्यादा ओपन जो है फ्रीडम नहीं दी जाती आंसर करने की। चलिए ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, अगले की तरफ बढ़ते हैं। Vipin is a daydreamer having interest in reading books, not able to express his views before other, non-friendly and idealistic boy। अब एक विपिन एक बच्चा है जो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, बुक पढ़ता रहता है, किसी के आगे जो है अपने विचारों को प्रदान नहीं करता, किसी से दोस्ती नहीं करता। तो ये बच्चा क्या है? एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट है? बहुमुखी है, अंतर्मुखी है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है? तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सबसे मिलजुल के रहते हैं, उनको सबसे बात करना पसंद होता है, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको अलोन रहना पसंद होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि इंट्रोवर्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following trait can be measured effectively through projective techniques of personality। आप इन चारों में से कौन सी चीज प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा माप सकते हैं? सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होते हैं? इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली कुछ सिचुएशन दे देते हैं या फिर कोई आप बोलेंगे बताइए कि कार्ड में क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या हो रहा है। सिंपल आपने क्या करा, यहाँ पर कुछ सिचुएशन दे दी और आप देखेंगे कि वो जो पर्सन है जिसको आपने वो टेस्ट दिया है वो किस तरीके से व्यवहार करेगा या फिर बिहेवियर करेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि उसका जो माइंड है, उसका जो मेंटल मेकअप है, उसका जो मानसिक प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम कर रही है। यही होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। चलिए हमने रिवाइज कर लिया, अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ से बच्चों के एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन के बारे में पता चलेगा। ये तो गलत होगा क्योंकि यहाँ से हमें बच्चे के व्यवहार करने के बारे में पता चलता है कि उसका दिमाग किस रूप से काम करता है। अगला है कि ईमानदारी के बारे में पता चलेगा, ईमानदारी भी नहीं पता चलेगी। नेक्स्ट है मेंटल इनहिबिशंस यानी कि उसका मानसिक किस तरीके से काम करता है। यस, यही तो आंसर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मानसिक अवरोध। चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे इजी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर का। लिबिडो क्या है? लिबिडो एक सेक्सुअल एनर्जी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। और इसको किसने दिया था? इसको दिया था जंग ने। और किसके अगेंस्ट दिया था? इसको फ्रूइड के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने जो हर जगह सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल अर्ज वर्ड का यूज किया था। तो उन्होंने क्या करा, इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया लिबिडो से। मतलब दोनों का सेम है लेकिन सुनने में ज्यादा बेहतर लिबिडो लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए सॉरी ये ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी इन विच इंटरेस्ट आर डायरेक्टेड आउटवर्ड टू नेचर एंड अदर पीपल रेदर देन इनवर्ड्स टू फॉलोइंग फॉर सेल्फ। आप वो पर्सनैलिटी बताइए जहां पर कोई इंसान बाहरी रूप की तरफ ज्यादा जाता है और दूसरे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो वो कौन सा होगा? देखिए, जो बाहरी लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करे तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फ्रूइड के हिसाब से वो ऐसा कौन सा पार्ट है आपके अंदर जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जहां से सिर्फ मुझे सुख मिले, मुझे वो चीजें करनी है, और जो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है। तो आपको क्लियर है ये चीज तो कि इसका आंसर सबको पता होगा कि इध है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। मेरे को जो चाहिए मुझे वो चाहिए और मैं लेके रहूंगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, नहीं तो थम्स अप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, एम्बिगियस,
unstructured stimulus objects or situation in order to elicit the individual's characteristics, mode of perceiving his or her world or behaving in it is called. जहां पर कोई बच्चा मतलब किस तरीके से बेसिकली व्यवहार करता है, किसी का करेक्टर कैसा है, किसी को आपको सिचुएशन दे देंगे उसमें वो किस तरीके से व्यवहार करता है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मेन चीज से रिलेट करो। सिचुएशन दे दी, वहां पर वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और मैंने क्या बताया था, जहां पर भी ये वर्ड्स आए वो किस में आते हैं, वो आते हैं बच्चों प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सारे टर्म्स में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो हमारा जो मेन था वो मिल गया, बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा दिया होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। आरबी कैटल ने एक टर्म का इस्तेमाल करा था जहां पर वो उन ट्रेट की बात करे जो इजिली हमें दिख जाते हैं। तो बताइए वो कौन सी ट्रेट है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो चीजें दिखती हैं वो, जैसे ये सपोज एक टेबल है, इसके ऊपर आपको ये बुक रखी हुई दिख रही है, तो ये कहाँ रखी है, इसके ऊपर आपको दिख रही है, तो ये कहाँ रखी है, इसके सरफेस के ऊपर रखी है। तो जो चीजें दिखती है यानी वो ऊपर है, सरफेस पर है। तो उसी तरीके से जो ट्रेट्स हैं बच्चों वो भी सरफेस ट्रेट्स कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा पर्सनालिटी मेजर करने का माध्यम है, लेकिन कौन सा प्रोजेक्टिव तरीके का। तो देखिए ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, थीमेटिक। ये तो चीज रटी हुई है कि जो हमारा थीमेटिक अपरिसेप्शन है वो आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता था, कुछ कार्ड्स होते थे जिनके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी होती थी और उन पिक्चर्स को देख के आप पूछते थे कि बताइए इसमें पहले क्या हुआ होगा, अब इसमें क्या हो रहा है और भविष्य में आगे क्या होगा। एक तरीके से पूरी कहानी यहाँ पर आपको गढ़नी होती है। क्लियर है यहाँ तक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, उनको अलग अलग परिवारों ने गोद लिया। एक लिया अमीर परिवार ने गोद और एक लिया पुअर फैमिली ने गोद। और आगे जाके 1 साल बाद जब उनके आईक्यू को मेजर करा जाएगा तो बताइए इन सब में से क्या कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा। तो पहला ऑप्शन है कि जो बच्चा अमीर परिवार से था उसका आईक्यू ज्यादा आएगा और जो गरीब परिवार से था उसका आईक्यू कम आएगा। ऑप्शन बी है कि दोनों का आईक्यू इक्वल आएगा। ऑप्शन सी है कि जो गरीब परिवार से था उसका ज्यादा आईक्यू आएगा और जो अमीर परिवार से था उसका कम आएगा। एंड ऑप्शन डी है गरीब और अमीर होने से आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जरूरी नहीं है कि जितने भी अमीर घर के बच्चे हैं सिर्फ वही पढ़ाई में अच्छे होंगे, उनका ही आईक्यू लेवल अच्छा होगा। गरीबी और अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे दिमाग के ऊपर होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, तो हमारा आईक्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा डी वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी एक्सेप्ट। आपको यहाँ पर 4 चीजें दी हैं और आपको बताना है कि इनमें से एक कौन सा स्टर्नबर्ग की थ्योरी से रिलेट नहीं करता है। देखिए ट्रायर की यानी कि उन्होंने क्या दी थी, उन्होंने 3 चीजें दी थी, तो यहाँ पर एक कोई एक्स्ट्रा है, तो वो कौन सा एक्स्ट्रा है वो हमें देखते ही पता चल जाएगा। क्योंकि देखो जो कॉन्फिडेंशियल है, वो जो एक्सपीरियंशियल है और कॉन्टेक्चुअल है, ये तीनों चीज दी थी स्टर्नबर्ग ने, लेकिन सोशल नहीं दी थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल यानी कि घटक का मतलब होता है एनालाइज करना यानी कि विश्लेषण करना। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है कोई चीज क्रिएटिव करना यानी कि रचनात्मक करना। ठीक है, अनुभवात्मक का हो गया, यहाँ पर कोई चीज आप रचनात्मक करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों, पेन में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पर अगला है कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रासंगिक। इसका मतलब होता है यहाँ पर आप उसको अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं नॉलेज का, तो वो आता है इसके अंदर प्रासंगिक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा सामाजिक, क्योंकि ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28। हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उनके हिसाब से इनमें से क्या चीज सही है। सबसे पहला कि गार्डनर साहब ने बोला कि आपके दिमाग में अगर एक जगह कोई चोट लगती है तो आपके बाकी दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें पहले में ही पता चल गया। गार्डनर ने बोला था कि हमारे माइंड में हर एक
चीज़ के लिए, हर एक हिस्से के लिए अलग अलग इंटेलिजेंस है। और सपोज यहाँ पर आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, बाकी जगह आपकी म्यूजिकल, स्पेशल, बाकी इंटेलिजेंस है। अगर आपके यहाँ पर चोट लगती है तो सिर्फ यही वाला इंटेलिजेंस का पार्ट जो है आपका डिस्ट्रॉय होएगा, खराब होगा, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके हिसाब से सही है जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 कि क्लास टीचर है एक, उन्होंने अपनी क्लास में देखा कि जो राघव है बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करता है। तो राघव के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? कीबोर्ड प्ले करना, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड। और जहां पर भी ऐसा कुछ हो, सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर बात हो रही है म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, यानी कि संगीत की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ना अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से बताइए कौन से एक पर्सन के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी कि भाषाई बुद्धि होगी। तो आप देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर क्या आता है, जिसको भाषा का ज्ञान हो, वर्ड्स का ज्ञान हो, वोकैबुलरी, ग्रामर, व्याकरण का ज्ञान हो, वो सब आते हैं लिंग्विस्टिक के अंदर। तो पहला है जहां पर कोई मतलब कि अलग अलग मतलब दूसरों को नोटिस करके बता सके भाई ये अलग है, ये अलग है। ये लिंग्विस्टिक कहाँ हुई, इनमें भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ, वर्ड्स का ज्ञान कहाँ दिखा, ये नहीं दिखा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि वो रीजनिंग कर सके, अरे रीजनिंग में भी कहाँ लिंग्विस्टिक की बात हुई, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वो चीज़ों के मतलब को समझ सके और लैंग्वेज को अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सके। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 कि क्रिएटिविटी की आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताइए, विशेषता बताइए रचनात्मक की। क्रिएटिविटी कैसी कैसी होती है? ओरिजिनल होती है, फ्लुएंस होती है, लचीली फ्लेक्सिबल होती है, या फिर ये सब होती है। तो जो आपके बच्चों क्रिएटिविटी होती है वो तीनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जैसे कि जब भी आप कोई क्रिएटिव चीज़ करते हैं तो वो ओरिजिनल होती है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की उपज होती है, आपके दिमाग से ये थॉट निकला था तो ये आपका अपना थॉट है, तो ये ओरिजिनल हो गया। नेक्स्ट है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप क्रिएटिव कहलाएंगे। सपोज आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही तो आप जाएंगे, अरे यार ये कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, तो अगला पर्सन क्या है, जुगाड़ लगा के बता देगा, अच्छा ऐसे ऐसे कर ले तेरा काम बन जाएगा। तो एक तरीके से जुगाड़बाजी है ना, वो भी हमारी क्रिएटिविटी ही कहलाती है। तो फ्लुएंसी का मतलब कि आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, यस ये क्रिएटिविटी के अंदर आता है। अगला है फ्लेक्सिबल, कि आपके पास किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो, क्योंकि देखो क्रिएटिविटी के अंदर क्या आता है, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यानी कि क्रिएटिविटी आपकी इन तीनों से रिलेट करती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द सेल्फ। जहाँ पर आप अपने आप के बारे में अध्ययन करें, अपने आप को जो है समझे, वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाएगी? तो देखिए यहाँ पर सीधा एकदम क्लियर है, वो कहलाएगी यहाँ पर आपकी अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रा यानी कि खुद को समझना, इंटर यानी कि दूसरों को समझना। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से, इजी था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा एक टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है? पहला थीमेटिक अप्रिसेप्शन, दूसरा रोशार्च, तीसरा रेवन प्रोग्रेसिव, और चौथा साइको ड्रामा। अब देखिए जो थीमेटिक है, रोशार्च है और साइको है, ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके तीनों बच्चों पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, ये पर्सनालिटी को टेस्ट करने के हैं। लेकिन जो आपका रेवन प्रोग्रेसिव है ये आपका इंटेलिजेंस को मापने का टेस्ट है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर खान को बोला गया उसके स्कूल में कि जो आमिर है उनका बच्चा, उसका ना एवरेज इंटेलिजेंस है, मतलब बहुत खास कोई इंटेलिजेंट नहीं है वो टेस्ट के हिसाब से। तो मिस्टर खान क्या करेंगे अपने बच्चे के इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला कि बोलेंगे कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे ना उन्हीं के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, सेम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगली बार टेस्ट में भी ना वही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो हम सब ना कहीं बच्चे ना यही सब करते हैं। पास्ट ईयर के हम पेपर देखते हैं कि देखो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता आएगा, लेकिन इससे क्या है, इससे बच्चों इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती। ये बस हमने एक तरीके से फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट के, पास चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट होती है,
लेकिन इससे इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उनको उसको अलग अलग एक्सपीरियंस दिलाएंगे कि देखो इस एक्सपीरियंस, उसको कोई नई चीज़ सिखाई, फिर उसको कोई नई चीज़ सिखाई, फिर उसको कोई नई चीज़ में उसको जाने दिया। तो यहाँ से क्या है, बच्चा अलग अलग चीज़ों से जब रिलेट करेगा, वहाँ से चीज़ों को सीखेगा, तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि वो बार बार देखे कि आमिर ने होमवर्क किया या नहीं किया, तो ये तो गलत है। अगला है कि आमिर को बोले कि दोबारा से ना अलग अलग टेस्ट दो ताकि आपके ना अच्छे नंबर आए। तो अच्छे नंबर आने से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। अगला लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज यूज्ड बाय द सोशल वर्कर। जो सामाजिक के लिए काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है। सबसे पहले जो समाज के लिए काम करते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प के लिए काम करते हैं। और जब भी आपको दूसरों के लिए हेल्प करनी हो तो वहाँ पर क्या करना होता है, आपको पहले उनको समझना होता है। जब आप दूसरे पर्सन को समझेंगे तभी तो आप उनकी हेल्प करेंगे। और जहाँ पर भी दूसरे पर्सन को समझने की बात होती है, वहाँ पर हमेशा होता है बच्चों इंटरपर्सनल। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। हमने 35 के 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। सबके हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि किनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगना था, क्या उनके आंसर सुनते, सब कुछ क्लियर है हमारा। अब सेम अपने टेस्ट हम नेक्स्ट वीक रखेंगे और इस बीच में वीक में हम अच्छे अच्छे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ से आपकी तैयारी दिन ब दिन पक्की होती जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले क्लास में, बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको हमारा ये क्लास, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो। लाइक नहीं करते हो, देख लिया है, कुछ ही बच्चे करते हैं। बाकी कमेंट करके बताओ, कमेंट ज़रूर किया करो, इससे आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, मुझे आपके बारे में जानने के लिए मिलता है। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नोन के साथ ताकि चैनल हमारा यूँ ही बढ़ता जाए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।